Hi guys, welcome to the platform of career leaders and this is the second part of law of tort। जैसा कि आपको अपने स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, मैं करुणा और मैं पिछले 15 साल से जो है लीगल पढ़ा रही हूँ और मैंने 15,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को जो है अभी तक टीच किया है, अभी तक उनको पढ़ाया है, अभी तक ट्रेन किया है डिफरेंट लॉ एंट्रेंसेस के लिए अंडर ग्रेजुएशन लेवल पर, राइट। जो लोग मुझे आज पहली बार देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि लॉ ऑफ टॉर्ट का मैंने पार्ट 1 ऑलरेडी हमारे पेज पर ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। तो आप लोग जो है लॉ ऑफ टॉर्ट का पार्ट 1, जो कि बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने इसको समझाने की कोशिश की है, वो देख सकते हैं। आज के वीडियो में मैंने बहुत छोटे छोटे से जो टॉपिक लेफ्ट आउट रह गए थे लॉ ऑफ टॉर्ट में वो लिया है और उसमें जो है आज हम एक छोटा छोटा जो है पॉइंट्स में यानी बहुत इजी तरीके से उन टॉपिक्स को समझने की कोशिश करेंगे। और लॉ ऑफ टॉर्ट जो है बहुत डिफिकल्ट नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम प्रिंसिपल बेस्ड एंड पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस लेकर आएंगे आपके लिए लॉ ऑफ टॉर्ट के लिए। एंड ये ऐसा इसलिए रखा है कि हमने चीज़ों को ना सीक्वेंस में रखा है। इफ़ आई कम विद द प्रिंसिपल बेस्ड या फिर हम पहले ही पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस लेकर आए तो अलग अलग पैसेज में अलग अलग कॉन्सेप्ट समझाना, क्योंकि हर एक बच्चे को कॉन्सेप्ट नहीं पता होता है और लॉ कभी हमने पढ़ा भी नहीं होता है 12th लेवल तक या ग्रेजुएशन में, है ना। सो ये एक नया ही कॉन्सेप्ट है सबके लिए। तो सबसे पहले हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और अगर हमारे पास एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो आप बहुत ईजिली जो है प्रिंसिपल बेस्ड या फिर पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, जो आपने डिफरेंट एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन का पैटर्न देखा होगा। तो सबसे पहले बेसिक्स में पार्ट 1 तो मैंने कर दिया है, जिसमें हमने कुछ 5 टॉपिक्स को कवर किए थे और आज के भी पार्ट में हम कुछ टॉपिक्स को जो लेफ्ट आउट रह गए थे पार्ट 1 में लॉ ऑफ टॉर्ट के अदर चैप्टर्स उसको कवर करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आज के वीडियो में हम कवर करेंगे असॉल्ट, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, न्यूसेंस, बैटरी एंड ट्रेसपास। एक्चुअली अगर हम देखें तो ट्रेसपास का ही पार्ट होता है असॉल्ट, बैटरी एंड फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, बट ये अलग अलग चैप्टर में भी हम इसको समझने की कोशिश कर सकते हैं। एंड न्यूसेंस इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट चैप्टर, राइट। और आगे कमिंग जो स्लाइड्स हैं, पूरी जो क्लास होगी वो एक सीक्वेंस फॉर्मेट में होगी। सीक्वेंस में होगा, हम एक एक करके समझेंगे कि ट्रेसपास क्या होता है, कितने तरीके के होते हैं, क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, फिर हम असॉल्ट को समझेंगे, फिर हम बैटरी समझेंगे और लास्ट में हम एक नेक्स्ट चैप्टर न्यूसेंस को अंडरस्टैंड करेंगे। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। देखो, जैसा कि आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा कि एक पर्सन जो है वो वॉल क्लाइंब करने की कोशिश करता है और यहाँ क्या लिखा हुआ है, नो ट्रेसपास। तो नो ट्रेसपास का मतलब होता है कि आप किसी की प्रॉपर्टी में बिना उस इंसान के परमिशन के एंटर नहीं कर सकते हो। क्या आप किसी के घर में बिना उसके इन्विटेशन जा सकते हो? अगर फ्रेंड्स के भी घर में जाते हो तो वो डिफरेंट चीज़ होती है, बट क्या आप किसी इंसान के घर में बिना इन्विटेशन एंट्री ले सकते हो या बिना उसके परमिशन के एंटर कर सकते हो? ऐसा नहीं कर सकते। तो अगर कोई भी पर्सन किसी के लैंड में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से एंटर करने की कोशिश करता है तो भी वो ट्रेसपास कहलाता है। अगर कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से बिना उसके परमिशन के टच भी करता है तो भी ये क्या कहलाता है, और ट्रेसपास ही कहलाता है। ट्रेसपास टू पर्सन एंड ट्रेसपास टू प्रॉपर्टी। तो जैसा कि यहाँ पर ट्रेसपास का एक छोटा सा डेफिनेशन लिखा हुआ है, अनरीजनेबल इंटरफेरेंस विद वंस पर्सन एंड प्रॉपर्टी, यानी बिना किसी रीज़न का अगर आप इंटरफेयर कर रहे हैं किसी के पर्सन या प्रॉपर्टी में तो हम उसको क्या कहेंगे, ट्रेसपास कहेंगे। नेक्स्ट, ट्रेसपास जो है ये 2 तरीके का होता है, ट्रेसपास टू पर्सन एंड ट्रेसपास टू प्रॉपर्टी। आगे आने वाले स्लाइड्स में हम देखेंगे ट्रेसपास टू पर्सन को थोड़ा डिटेल में, यानी असॉल्ट और बैटरी को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। और अभी हम बात करते हैं ट्रेसपास टू प्रॉपर्टी की। तो ट्रेसपास टू प्रॉपर्टी क्या होता है, इसका एक एग्जाम्पल मैं देती हूँ। देखो, आप सब ने कभी किसी के गार्डन एरिया में जाकर, अगर उसके यहाँ कोई फ्रूट का है पेड़ है, तो आपने कभी गुआवा या मैंगो तोड़ने की कोशिश की है? ज़रूर की होगी। जो लोग ऐसा प्रिविलेज जिनके पास है, वाई आई एम यूजिंग द प्रिविलेज, क्योंकि
बिग सिटीज़ में तो ये प्रिविलेज नहीं है, उसका भी अपना ही एक मज़ा होता है, बट यू शुड नॉट डू दैट। बट देन ऑल्सो अब यहाँ पर क्या है कि सपोज़ अगर आप किसी के लैंड से या किसी के गार्डन एरिया में लगे हुए पेड़ से फल तोड़ने की कोशिश करते हैं बिना उस इंसान के परमिशन की, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से, तो ये क्या कहलाएगा? ट्रेसपास टू प्रॉपर्टी। डायरेक्ट तरीका क्या कि एंटर कर जाते हो, है ना, वॉल क्लाइंब करते हो, एंटर करते हो और जाकर तोड़ कर ले आते हो, सो दिस इज डायरेक्ट। और अगर हम इनडायरेक्ट कहें तो स्टोन्स यूज़ करते हैं, स्टोन्स यूज़ किया या बड़े बड़े स्टिक्स को यूज़ किया ताकि फल जो है आप तक पहुंच जाए, तो ये क्या कहलाएगा? इनडायरेक्ट ट्रेसपास टू प्रॉपर्टी। तो ये चीज़ तो अब आपको क्लियर हो गई होगी, ऐसा करना नहीं। ओके, सो डिफेंसेस अगेंस्ट ट्रेसपास टू बॉडी की अगर हम बात करते हैं या ट्रेसपास की बात करें तो क्या क्या डिफेंस होते हैं? कंसेंट ऑफ प्लेंटिव, अगर प्लेंटिव ने अपना कंसेंट दिया है और ये कंसेंट कैसा होना चाहिए? वॉलंटरली कंसेंट। क्या होना चाहिए? वॉलंटरली कंसेंट, है ना, अपनी इच्छा से, है ना। तो अगर किसी पर्सन ने अपनी इच्छा से ये कंसेंट दिया है कि ठीक है आप उसके प्रॉपर्टी में एंटर कर सकते हैं या फिर आप उसको कहीं ले जा सकते हैं उसको टच करके, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से, तो यहाँ पर जो डिफेंडेंट है उसको क्या मिल जाता है? डिफेंस। की भाई मुझे तो प्लेंटिफ ने ही कंसेंट दिया था, मुझे इनविटेशन किसने दिया था, मुझे अपनी प्रॉपर्टी में इनवाइट किसने किया था? प्लेंटिफ ने। मुझसे हेल्प किसने मांगी थी? प्लेंटिफ ने। तो यहाँ पर जो है आप ये कर सकते हैं, कह सकते हैं, डिफेंस ले सकते हैं कि कंसेंट ऑफ प्लेंटिफ था। सेकेंड है कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस, यानी कि अगर दोनों की गलती की वजह से ऐसा कुछ हुआ है तो भी डिफेंडेंट लायबल नहीं होता है। दोनों की गलती, जैसे सपोज करो, ऐसा बहुत बार आपके साथ भी शायद हुआ हो, मैंने तो ये होते देखा है कि दो लोग हैं फ़ोन पर बात करते हुए चले जा रहे हैं, अचानक से एक दूसरे से टकरा जाते हैं, राइट। तो दिस इज़ व्हाट? दिस इज़ कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस। गलती दोनों की है, किसी एक की नहीं है बल्कि दोनों की है। तो यहाँ पर डिफेंडेंट को क्या मिल जाएगा? डिफेंस, कि ये दोनों की गलती से हुआ है। थर्ड, सेल्फ डिफेंस, यानी अपने आप को बचाने के लिए। बट एक चीज़ हमेशा याद रखिए, इट शुड ऑलवेज बी प्रोपोर्शनेट टू द फोर्स यूज्ड। इट शुड ऑलवेज बी proportionate to the force used, यानी कि ये उतना ही होना चाहिए, सेल्फ डिफेंस हमेशा उतना ही होना चाहिए जितना फोर्स यूज किया गया है। तो सेल्फ डिफेंस में क्या क्या हो सकता है ट्रेसपास में? जैसे एक एग्जांपल लेते हैं सेल्फ डिफेंस का। तो सेल्फ डिफेंस में सपोज करो कि कोई पर्सन है और वो ये ऐसा प्रिज्यूम करता है या उसको ऐसा लगता है कि कोई उसको हार्म करने वाला है और वो अपने आप को बचाने के लिए उस इंसान को पुश करता है। तो पुशिंग समबडी विदाउट दैट इंटेंशन, उसके इंटेंशन के बिना जो है अगर आप किसी को पुश करें तो ये ट्रेसपास टू पर्सन है। बट वो ऐसा क्यों कर रहा है? अपने आप को बचाने के लिए कर रहा है, क्योंकि उसको लगता है वो उसके ऊपर फोर्स यूज करने वाला है। तो ये क्या कहलाएगा? सेल्फ डिफेंस। इसके अलावा सपोज कि ए है, देयर इज अ ए और उसके पीछे बहुत सारे लोग हैं एंड ही इज रनिंग, ही सॉज अ वॉल, वो वॉल को क्लाइंब करता है और ये जो है प्रॉपर्टी में, बी की प्रॉपर्टी में एंटर कर जाता है। तो यहाँ पर आप ये चीज़ देखो कि वाई ही इज एंटरिंग इन बीज प्रॉपर्टी टू सेव हिमसेल्फ। तो ये क्या कहलाएगा? डिफेंस ऑफ सेल्फ, है ना, सेल्फ डिफेंस। स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी का मतलब होता है गवर्नमेंट अथॉरिटी, यानी अगर गवर्नमेंट अथॉरिटी किसी की प्रॉपर्टी में एंटर करती है बिना उसके परमिशन के बट रीजनेबल कॉज की वजह से, तो ये डिफेंस मिलता है स्टैट्यूटरी अथॉरिटी का। या फिर गवर्नमेंट बॉडी जो है किसी इंसान को टच करे, अब जैसे पुलिस है, पुलिस किसी को पकड़ेगी तो ऑब्वियसली बात है टच करेगी, तो ये क्या कहलाएगा? ये उनका डिफेंस है कि दे हैव गॉट दिस पावर अंडर स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। उनको ये पावर कहाँ मिला हुआ है? स्टैट्यूटरी अथॉरिटी के अंदर मिला हुआ है। तो ये कुछ डिफेंसेस हैं टॉर्ट के। नेक्स्ट, असॉल्ट। अब जैसे मैंने पहले कहा था कि ट्रेसपास टू पर्सन जो है ये दो तरीके का होता है, असॉल्ट एंड बैटरी। तो असॉल्ट और बैटरी को अब हम थोड़ा अच्छे से डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि आपको यहाँ पिक्चर में दिख रहा होगा कि देयर इज अ मैन हु इज होल्डिंग स्वॉर्ड एंड ही इज मे बी अटैकिंग ऑन समवन।
तो ये जो दूसरा पर्सन है, सपोज करो कि ये दूसरा पर्सन जो है ये बी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी पर जो ये अटैक करने की कोशिश कर रहा है, तो बी को क्या होता है, एक एप्रीहेंशन होता है दैट ही इज गोइंग टू यूज फोर्स अगेंस्ट हिम। तो ये क्या कहलाएगा बी के लिए, असॉल्ट। ये क्या कहलाएगा, असॉल्ट, दैट ही इज गोइंग टू यूज असॉल्ट अगेंस्ट बी। क्लियर है? सो an act of the defendant which causes the plaintiff reasonable apprehension। reasonable apprehension मतलब, apprehension का मतलब हम कहते हैं fear, या फिर इसी को हम हिंदी में क्या कहते हैं, डर, है ना। तो अगर fear या डर लेकर आता है, एक reasonable apprehension आता है किसी के मन में कि उसके अगेंस्ट वो बैटरी करने वाला है ना, तो ये क्या कहलाएगा, असॉल्ट। नेक्स्ट, एलिमेंट्स ऑफ असॉल्ट। तो असॉल्ट के 3 एलिमेंट्स होते हैं। पहला है एन एक्ट और कंडक्ट इंटेंडेड टू क्रिएट, एन एक्ट और कंडक्ट इंटेंडेड टू क्रिएट एप्रीहेंशन ऑफ बैटरी। सो एप्रीहेंशन ऑफ बैटरी, यहाँ पर यानी बैटरी का डर, बैटरी का डर अगर किसी के एक्ट या कंडक्ट के थ्रू आता है ना, तो ये क्या कहलाएगा, दैट बिकम्स एन एलिमेंट ऑफ असॉल्ट। सेकेंड, वो एप्रीहेंशन जो है वो रीजनेबल होना चाहिए और इमिनेंट हार्म का होना चाहिए, कि तुरंत, है ना, इमिनेंट मतलब तुरंत का हार्म, जस्ट नाउ, है ना, वो उसको लॉस पहुंचाने वाला है, उसको हार्म करने वाला है, तो इसको हम कहते हैं इमिनेंट हार्म, यानी तुरंत का हार्म। जैसे सपोज अगर किसी ने हाथ उठाया और सामने वाले के दिमाग में क्या जाएगा कि ही इज गोइंग टू स्लैप मी, राइट, ही इज गोइंग टू स्लैप मी, तो ये जो स्लैप करने का डर आया उसके दिमाग में, ये क्या है, असॉल्ट है, राइट। तो ये तीनों ही कंडीशंस जब फुलफिल होते हैं तब क्या बनता है, असॉल्ट। पहला क्या है, एप्रीहेंशन, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है असॉल्ट। एप्रीहेंशन होना चाहिए, डर किस चीज़ का, फोर्स यूज करने का। क्या होना चाहिए, ये इमिनेंट डेंजर का होना चाहिए, कि तुरंत का हार्म होने वाला है उसको, तुरंत वो उसको एक रीजनेबल हार्म करने वाला है। जैसे कि एक एग्जाम्पल देते हैं, एक हार्म करने वाला है, जैसे कि एक एग्जाम्पल देते हैं, सपोज करो कि ए है, ए बी को कहता है, ये दोनों पड़ोसी हैं और ये एग्जाम में भी आया हुआ है कि ए बी को कहता है तुम अभी यहीं रुको, मैं तुम्हें बताता हूँ, और ये बोलकर ए जो है वो अपने घर चला जाता है, ये अपने हाउस चला जाता है, ठीक है, ए जो है अपने हाउस चला जाता है। तो क्या यहाँ पर इमिनेंट डेंजर हुआ बी को, नहीं, तो क्या ये असॉल्ट कहलाएगा, नहीं। तो असॉल्ट में तीनों कंडीशंस फुलफिल होने चाहिए। और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे सपोज कीजिए कि ए जो है वो बी को कहता है कि तुम अभी रुको, मैं तुम्हें बताता हूँ, और उसकी तरफ वो बढ़ता है, तो ये क्या हुआ, यहाँ पर तीनों कंडीशंस फुलफिल हो रहे हैं। अब बी के दिमाग में क्या आएगा, एप्रीहेंशन, और ये एप्रीहेंशन क्या होना चाहिए, रीजनेबल। रीजनेबल है, ऑब्वियसली बात है, वो गुस्से में उसकी तरफ बोलता है और उसकी तरफ बढ़ता है, तो एक रीजनेबल एप्रीहेंशन आता है। और किस चीज़ का, इमिनेंट हार्म का, कि वो तुरंत उसको हार्म करने वाला है। तो यहाँ पर केस किस चीज़ का बनेगा, असॉल्ट का। तो असॉल्ट जो है बहुत सिंपल है, कि अगर कोई किसी को डराता है और तुरंत के हार्म के लिए डराता है, तो ये क्या कहलाएगा, असॉल्ट। ये जो डर है ये क्या कहलाएगा, असॉल्ट। नेक्स्ट, बैटरी। बैटरी क्या होता है, बैटरी में आप जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं कि अभी वो हाथ उठा रहा है ना, और यहाँ पर एक हाथ से उसको पकड़ा हुआ है, यानी टच है, राइट। तो यहाँ पर बैटरी में इंटेंशनली टचिंग अनदर पर्सन, टचिंग अनदर पर्सन टू मेक फिजिकल हार्म टू द पर्सन इज कॉल्ड बैटरी। यानी बैटरी में अगर कोई इंटेंशनली सामने वाले को टच करता है और वो उसको फिजिकल हार्म करना चाहता है, तो ये क्या कहलाएगा, बैटरी। एसेंशियल्स ऑफ बैटरी। तो बैटरी जो है उसके 3 एसेंशियल्स होते हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट, है ना, किसी भी तरीके से, या तो किसी टेबल को पुश कर दिया उसकी तरफ, है ना, तो किसी भी तरीके से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट होना चाहिए। यूज ऑफ फोर्स, अब मैंने अगर टेबल को पुश किया है किसी की तरफ, तो ये क्या है, मैंने यूज ऑफ फोर्स किया है उसके लिए, विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन। और ये क्या होना चाहिए, किसी लॉफुल जस्टिफिकेशन के बिना होना चाहिए। जैसे कि गुस्से में किसी को करना, है ना, गुस्सा ही ना सही, किसी भी अनलॉफुल रीजन के लिए अगर मैंने ऐसा किया, तो ये क्या कहलाएगा, बैटरी। अगर सपोज करो कि मैंने किसी की तरफ जो है पत्थर मारा, वो पत्थर उसको टच हो गया, तो ये क्या कहलाएगा, बैटरी, क्योंकि मैंने डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट तरीके से
फिजिकल हार्म किया है उसको, और यहाँ पर ये जो फिजिकल हार्म है किस लिए, विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन का है। लॉफुल जस्टिफिकेशन क्या होता है, ज़रा इसको ध्यान से समझिएगा। लॉफुल जस्टिफिकेशन है कि आप देख रहे हैं कि सामने से कार आ रही है और बी जो है वो फ़ोन पर बात किए जा रहा है। ए क्या करता है, बी को पुश करता है ताकि वो एक्सीडेंट होने से बच जाए। तो पुशिंग बी यहाँ पर क्या है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फिजिकल है, लेकिन क्या ये लॉफुल जस्टिफिकेशन के साथ है? यस, लॉफुल जस्टिफिकेशन उसका क्या है कि मैं उसको सेव करना चाहता था, उसको बचाना चाहता था, इसीलिए मैंने ऐसा किया। तो ये क्या है, बैटरी नहीं है। क्लियर है? तो बैटरी में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट होना चाहिए, यूज ऑफ फोर्स होना चाहिए, और तीसरी चीज़ क्या है, विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन होना चाहिए। अगर मैं इसको बहुत आसान भाषा में समझाऊं, असॉल्ट जहां एप्रीहेंशन है कि सामने वाला मेरे पर फोर्स यूज़ करने वाला है, बैटरी जहां टच है। तो जहां टच है वहां बैटरी है, जहां एप्रीहेंशन है वहां क्या है, असॉल्ट है। तो इसको हम सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हैं, व्हेन देयर इज अ रीजनेबल एप्रीहेंशन of use of force is assault, and when there is a touch that is called battery, right? तो जहाँ पर एप्रीहेंशन है वो असॉल्ट है और जहाँ टच है वो बैटरी है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आते हैं, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। फॉल्स इम्प्रिजनमेंट क्या होता है, थोड़ा इसको ध्यान से समझना। फॉल्स इम्प्रिजनमेंट का मतलब होता है, इसको हम इंडियन पिनल कोड में रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट भी कहते हैं, है ना, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। तो फॉल्स इम्प्रिजनमेंट में ये होता है कि जब किसी पर्सन को का पूरी तरीके से रास्ता रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है अनलॉफुली, है ना, बिना किसी लीगल रीजन का, और उसके सारे पॉसिबल डायरेक्शंस को प्रिवेंट कर दिए जाते हैं कि वो कहीं मूव ना कर सके, किसी भी डायरेक्शन में मूव ना कर सके। तो इसको हम क्या कहेंगे, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कार्टून में, है ना, सो इमेज में हमने दिखाया है कि देयर इज अ गर्ल, ब्रोकन हार्ट, राइट, एंड शी इज इन हर हाउस, राइट। तो ये जो है ये क्या है, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट है कि अगर आप किसी इंसान को उसी के घर में बंद कर दो, नज़र बंद कर दो, है ना, वो किसी से मिल नहीं सकता, कहीं जा नहीं सकता, कहीं मूव नहीं कर सकता, तो ये क्या कहलाएगा, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। जनरली आप लोगों ने ये तो सुना होगा इम्प्रिजनमेंट। इम्प्रिजनमेंट का मतलब क्या होता है, पुटिंग बिहाइंड द बार, है ना, या फिर उसके टोटल मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर देना। बट यहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं, वर्ड एक फॉल्स, है ना। सो गलत तरीके से जब आप किसी के मूवमेंट को रोक देते हैं, वो भी कंप्लीट मूवमेंट को रोक देते हैं कि वो कहीं नहीं जा सकता, वो कुछ नहीं कर सकता, वो किसी डायरेक्शन में नहीं जा सकता, तो इसको हम क्या कहेंगे, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। जैसे देयर वाज अ वेरी ओल्ड इंग्लिश केस, ये बहुत पुराना है, आप लोग इसको देख भी सकते हैं, सर्च कर सकते हैं गूगल पे। देयर वाज अ गर्ल, शी फेल इन लव विथ अ पर्सन, बट उसकी जो मदर है, इट्स एन इंग्लिश केस, है ना, उसकी जो मदर और ब्रदर हैं वो चाहते थे वो किसी और से मैरिज करे, एंड शी डिड नॉट वांट। तो उसके मदर और ब्रदर ने उसको मोर देन 20 ईयर्स अपने ही घर के एटिक में कैद करके रखा था। तो ये जो कैद करके रखना था ये क्या हो गया, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। क्लियर है? सो फॉल्स इम्प्रिजनमेंट भी एक तरीके का ट्रेसपास टू पर्सन के अंदर ही आता है, बट इसको एक हम सेपरेट चैप्टर की तरह पढ़ते हैं। तो फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, आई होप अब आपको ये थोड़ा समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पर आते हैं जिसका नाम है न्यूसेंस। ये हमारे आज की क्लास का लास्ट चैप्टर भी है। सो न्यूसेंस होता क्या है, पहले हम इसको समझते हैं। आप लोगों ने सुना होगा या देखा होगा, कहीं कहीं बोर्ड लगा होता है, डोंट हॉन्क, हॉस्पिटल इज नियर, डोंट हॉन्क, स्कूल इज नियर। वाई? क्योंकि न्यूसेंस का मतलब जो है, आप न्यूसेंस क्रिएट मत करो,
ऐसा भी आपने सेंटेंस सुना होगा किसी को यूज़ कर, डोंट क्रिएट न्यूसेंस फॉर मी, है ना, डोंट क्रिएट न्यूसेंस फॉर अदर्स। सो व्हाट इज़ दिस? न्यूसेंस का मतलब होता है कि जब आप किसी के राइट ऑफ एन्जॉयमेंट ऑफ प्रॉपर्टी में इंटरफेयर कर रहे हैं, कि वो इंसान अपनी प्रॉपर्टी को पीसफुली एन्जॉय नहीं कर पा रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? दिस एक्ट विल बी कंसिडर एज न्यूसेंस। ये क्या कहलाएगा? न्यूसेंस। सपोज कि मेरा एक नेबर है, वो डेली बेसिस पर म्यूजिक प्ले करता है डेली, और वो वॉल्यूम मेरे हाउस में आती है। ही इज प्लेइंग म्यूजिक इन हिज हाउस, इनसाइड हिज हाउस। बस उसकी वजह से प्रॉब्लम किसको हो रही है? मुझे भी हो रही है, क्योंकि मैं अपनी प्रॉपर्टी को पीसफुली एंजॉय नहीं कर पा रही। सो दैट नेबर इज क्रिएटिंग न्यूसेंस फॉर मी। वो मेरे लिए क्या क्रिएट कर रहा है? न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है। सो न्यूसेंस का मतलब होता है कि जब कोई इंसान किसी के राइट ऑफ एंजॉयमेंट ऑफ प्रॉपर्टी में इंटरफेयर करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? न्यूसेंस। सो इट इज द डिस्टर्बेंस टू द राइट ऑफ अ पर्सन्स एंजॉयमेंट ऑफ हिज प्रॉपर्टी पीसफुली। और न्यूसेंस जो है ये दो तरीके का होता है, पब्लिक न्यूसेंस एंड प्राइवेट न्यूसेंस। पब्लिक न्यूसेंस का मतलब क्या हुआ? जहां पर पीपल एट large are unable to enjoy their property। और प्राइवेट न्यूसेंस का मतलब क्या हुआ? प्राइवेट न्यूसेंस का मतलब हो गया कि जहां पर प्राइवेट इंडिविजुअल या फिर ग्रुप ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल जो हैं, यानी एक फैमिली हम कहते हैं, है ना। सो ग्रुप ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल जो हैं उनको प्रॉब्लम होती है, तो ये क्या कहलाता है? प्राइवेट न्यूसेंस। सो व्हेन अ प्राइवेट इंडिविजुअल या फिर व्हेन एन इंडिविजुअल और group of individuals are unable to enjoy their property peacefully, that is called प्राइवेट न्यूसेंस। तो इसको हम क्या कहते हैं? प्राइवेट न्यूसेंस। तो अगर किसी को लिखना है तो आप लिख सकते हो पीपल एट लार्ज आर अनेबल टू एंजॉय देयर प्रॉपर्टी। जैसे एक एग्जांपल देते हैं पब्लिक न्यूसेंस का। सपोज कि कहीं किसी ने रास्ते को डिग कर दिया, खोद डाला, अब उसकी वजह से कोई भी आना जाना प्रॉब्लम होता है, तो ये क्या है? पब्लिक न्यूसेंस। सपोज किसी ने पूरे रास्ते को ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया है कि कोई भी आना जाना नहीं कर सकता है उस रास्ते में, तो ये क्या कहलाएगा? पब्लिक न्यूसेंस। क्योंकि इससे पीपल एट लार्ज को प्रॉब्लम हो रही है, तो ये क्या कहलाएगा? पब्लिक न्यूसेंस। न्यूसेंस जो वर्ड है, इसको समझने के लिए हमें इसके ओरिजिन को भी समझना होगा। तो न्यूसेंस ये जो वर्ड है, अगर आपने ये लिख लिया है तो मैं ज़रा इसको एक्सप्लेन करना चाहूँगी। सो न्यूसेंस जो वर्ड है ये फ्रेंच वर्ड और लैटिन वर्ड, दो डिफरेंट वर्ड्स हैं, उनसे लिया गया है, और जिसका मतलब होता है अनॉय। तो इट्स अ फ्रेंच वर्ड। सो इट हैज़ बीन derived from a French word nure and Latin word nocere, और जिसका मतलब होता है मीनिंग अनॉय। मीनिंग अनॉय, अनॉय करना, या फिर इसी को हम कह सकते हैं डिस्टर्ब करना या हार्म करना। डिस्टर्ब करना और हार्म, डिस्टर्ब और हार्म। So it has been derived from a French word nure and a Latin word nocere। इसका मतलब होता है मीनिंग क्या होता है? अनॉय, डिस्टर्ब या फिर हार्म। तो
न्यूसेंस जो है, अब आपको थोड़ा क्लियर हो रहा होगा कि अगर आप किसी को अननॉय कर रहे हैं, परेशान कर रहे हो, है ना, अगर आप किसी को डिस्टर्ब कर रहे हैं, उसको हार्म कर रहे हैं, जिससे कि वो अपनी प्रॉपर्टी को पीसफुली एंजॉय नहीं कर सकता, अपनी प्रॉपर्टी को अच्छे से एंजॉय नहीं कर सकता, तो आप क्या क्रिएट कर रहे हैं उस इंसान के लिए? न्यूसेंस। इस न्यूसेंस के चैप्टर में दो बहुत इंपॉर्टेंट केसेस हैं, तो ज़रा हम इन दोनों केसेस को ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। एक एक करके। जो केस नंबर 1 है, सबसे पहले हम इसको समझते हैं, एंड दिस केस इज कॉल्ड एज सेल्टो वर्सेस डी हेल्ड। इसको हम क्या कहते हैं? सेल्टो वर्सेस डी हेल्ड। इस केस को ध्यान से समझिएगा, है ना। इस केस में हुआ क्या था? इट्स एन ओल्ड इंग्लिश केस, है ना। डी हेल्ड जो हैं वो एक प्रेस्ट होते हैं कैथोलिक चर्च के, और आप सबने चर्च में देखा होगा एक बड़ा सा बेल लगा होता है ऊपर में, तो ये बेल जो है पूरे दिन बजता रहता था। तो यहाँ पर प्लेंटिव का घर जो बिल्कुल चर्च के पास में था, वो पूरे दिन ये सुन सुनकर उसको बहुत इरिटेशन होती थी। ये इरिटेशन आस पड़ोस के भी लोगों को होती थी, क्योंकि ये बेल जो है वो बहुत दूर तक आवाज़ भी जाता था। तो ये सारे लोग जो हैं पीसफुली अपने घर में नहीं रह पाते थे। बट इस प्लेंटिव ने केस फाइल किया डिफेंडेंट के अगेंस्ट, और यहाँ पर कहा कि एक एलिगेशन लगाया कि ही इज़ क्रिएटिंग प्राइवेट न्यूसेंस अगेंस्ट मी। तो कोर्ट ने कहा कि ही इज नॉट ओनली क्रिएटिंग प्राइवेट न्यूसेंस अगेंस्ट यू, बट इट इज़ अ पब्लिक न्यूसेंस, क्योंकि पीपल एट लार्ज जो हैं उनको यहाँ पर अनॉयंस हो रही है, डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो यहाँ पर ये केस बना पब्लिक न्यूसेंस का। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, दूसरा केस जो है वो हम देखते हैं। कैंपबेल वर्सेस पेडिंगटन कॉरपोरेशन। ये 1911 का केस है। इस केस में क्या हुआ था कि जो प्लेंटिफ है वो प्रोसेशन देखना चाहती थी किंग एडवर्ड 7 का। उनकी डेथ हो गई थी और उनका प्रोसेशन जो है ये इंग्लैंड में निकलना था। सो शी वॉज लाइक कि ठीक है, मैं देखना चाहती हूँ प्रोसेशन, और उसके घर से ये विजिबल भी होता, बहुत प्रॉपरली वो दिख सकता था। एंड इसके लिए कुछ इनके रिलेटिव्स भी आए इनके घर पर। कुछ लोगों ने इनको पेमेंट किया कि वी ऑल्सो वॉन्ट टू वॉच इट फ्रॉम योर बैल्कनी। तो वो पेमेंट भी इन्होंने लिया कि ठीक है, ओके, वी विल अलाउ यू टू सिट एंड वॉच फ्रॉम आवर बैल्कनी। बट यहाँ पर डिफेंडेंट जो है कॉरपोरेशन, इसने क्या किया? इसने एक क्रिएट कर दिया एक बैरियर। तो इनका कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था और इसकी वजह से इन्होंने एक बैरियर क्रिएट कर दिया। तो डिफेंडेंट कंपनी ने क्या कर दिया? एक बैरियर क्रिएट कर दिया, जिसकी वजह से प्लेंटिफ के घर से ये फ्यूनरल प्रोसेशन जो है ये प्रॉपर विजिबल नहीं हुआ, और इस वजह से प्लेंटिफ जो है उसने केस फाइल किया कि दैट विल बी कंसिडर एज nuisance because I was unable to enjoy my property, and the court declared that yes, this is the case of private nuisance. So these are the two cases which are the examples of nuisance, कि nuisance जो है जब आप किसी के right of enjoyment of property में हार्म करते हो, उसको लॉस करते हैं, उसको उस इंसान को अगर आप अनॉय कर रहे हैं जिसकी वजह से वो अपनी प्रॉपर्टी को एंजॉय नहीं कर पा रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे? न्यूसेंस। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, और इस तरीके से आपके लॉ ऑफ टॉर्ट के ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स जो हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी प्रिंसिपल्स एंड पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस विच विल बी बेस्ड ऑन टॉर्ट लॉ। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुँचे और उन स्टूडेंट्स को जो इन्फॉर्मेशन चाहिए उनके कमिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए वो उन तक मिल जाए, उनको मिल जाए। थैंक यू सो मच।